हे गाइस नमस्कार, आप लोगों का टॉप 10 क्लासेस के लेक्चर में स्वागत है। तो आज के लेक्चर में हम लोग चर्चा करने वाले हैं विद्युत धारा के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक किरचॉफ का लॉ। किसकी चर्चा करने वाले हैं भाई? किरचॉफ के लॉ के बारे में चर्चा करेंगे। किरचॉफ का नियम क्या होता है। तो लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले जो चैनल पर नए आए होंगे वो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और दोस्तों के साथ आज की वीडियो को जबरदस्त शेयर करेंगे। तो चलिए आज के लेक्चर को स्टार्ट करते हैं बिना आपके टाइम को गंवाए हुए। तो आज की टॉपिक, आज की लेक्चर आपके नाम बेहतरीन रहने वाली है, क्योंकि आज के लेक्चर जो है हर एक बच्चों के लिए हार्ड होता है। पर आज मेरा ये वादा है गाइस कि आज की लेक्चर इतनी आसान भाषाओं में इतनी अच्छे तरीके से समझा देंगे कि कभी लाइफ टाइम नहीं भूलोगे भैया। चलो स्टार्ट कर लेते हैं। किरचॉफ का प्रथम नियम, किरचॉफ के प्रथम नियम को संधि नियम भी कहते हैं। कौन सा नियम कहते हैं? संधि नियम कहते हैं। किरचॉफ करंट लॉ, समझ में आया? केसीएल का मतलब होता है किरचॉफ करंट लॉ। इतनी बातें आपको समझ में आनी चाहिए। आओ कुछ एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल लेने के बाद हम लोग समझेंगे कि क्या मतलब होता है कि जहां पर धाराएं जो है आके मिलती हैं वो क्या कहलाता है? जंक्शन कहलाता है भैया। वह बिंदु जहां पर दो या दो से अधिक धाराएं मिलती हैं वह बिंदु क्या कहलाता है? जंक्शन कहलाता है, अर्थात संधि कहलाता है। ध्यान दीजिएगा, यदि हमने कहा कि एक धारा इधर से जा रही थी, एक धारा आपको इधर से फ्लो हो रही थी और उसके बाद ये बिंदु पर ये दोनों धाराएं जाके मिल रही थी। ये आपकी 7 एम्पियर था, ये करंट आपकी 8 एम्पियर थी और ये धारा इधर जाके मान लीजिएगा ये धारा आपकी 2 एम्पियर थी। तो ये जो है ये आई है। तो बताओ इस आई का मान क्या होगा या उस आई की वैल्यू कितनी होगी? इस वायर में कितने करंट फ्लो होंगे? तो ध्यान से समझिएगा। चलिए किरचॉफ का नियम क्या होता है किरचॉफ ने वहां बताया। देखिएगा, संधि पर जाने वाली, संधि पर मिलने वाली धाराओं का योग, फिर से संधि पर इस जंक्शन पर मिलने वाली धाराओं का बीजगणितीय योग सदैव जो होता है जंक्शन से जाने वाली धाराओं के बीजगणितीय योग के बराबर होता है भैया। यानी इन दोनों का योग इन दोनों के बराबर होगा। यही किरचॉफ का प्रथम नियम है। पुनः देखिएगा, हमने क्या कहा कि जंक्शन पर मिलने वाली, जंक्शन मतलब संधि, ठीक, संधि पर मिलने वाली धाराओं का योग बराबर होता है संधि से दूर जाने वाली धाराओं का योग। ये आप समझिए जरा सा। अब क्या करें? संधि पर मिलने वाली धाराओं का योग। तो भैया इस जंक्शन पे कौन कौन धारा मिल रही है? एक तो 7 एम्पियर, एक तो 8 एम्पियर। तो 7 एम्पियर और प्लस कितना? 8 एम्पियर। ये मिलने वाली धाराओं का बीजगणितीय योग हो गया बराबर संधि से दूर जाने वाली। तो संधि से दूर कौन जा रहा है? 2 एम्पियर और प्लस कौन? आई। तो इस आई की वैल्यू ज्ञात करना है। तो चलिए ध्यान से समझिएगा। 7 और 8 जोड़ दिए 15 आ गया और ये 2 इधर आ गए -2 बराबर आई। 15 में से 2 घटा दिए 13 एम्पियर, अर्थात उस वायर में जो करंट फ्लो होगा वो कितना होगा? 13 एम्पियर। तो किरचॉफ ने यही बताया था अपने प्रथम नियम में कि संधि पर मिलने वाली धाराओं का बीजगणितीय योग संधि से दूर जाने वाली धाराओं के बीजगणितीय योग के क्या होता है? बराबर होता है। यही किरचॉफ का प्रथम नियम है। और किरचॉफ के नियमों से जो है जटिल परिपथों को हम लोग आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। जहां हम लोग को जटिल परिपथों में जो है कई प्रकार की समस्याएं आती थी हल करने के लिए, किरचॉफ के नियम के आ जाने से जटिल परिपथ आसान हो गए, आसानी से हल किए जाने लगे। फिर से मैं बताना चाह रहा हूं भैया, आपका क्लियर हो जाना चाहिए कि देखो
ये 7 और 8 जोड़े तो ये दोनों संधि पर मिलकर कितने करंट दिए? 15 एम्पियर दिए। यानी इस जंक्शन पे कितने एम्पियर का करंट फ्लो किए? 15 एम्पियर का करंट फ्लो किए। अब दोनों निकले कितने? दोनों मिलके कितने निकले? 13 और 2 मिलके कितने हो गए? 15। तो भैया किरचॉफ के पहले नियम का उद्देश्य है कि संधि पर जो धाराएं जितनी प्रवेश करेंगी उतनी धारा संधि से बाहर की तरफ निकल जाएंगी। ये किरचॉफ का प्रथम नियम है। बात समझ में आया? अब आपको अगर कहीं भी जरा सा दिक्कत है तो यार एक पानी वाला एग्जांपल ले लो, धारा छोड़ दो। समझो कि ये 2 ठो पाइप है, ये 2 ठो पाइप है। अब दोनों पाइप से, इस पाइप से पानी जा रहा है और इस पाइप से पानी जा रहा है। अब ये दोनों पाइप से जाने वाला पानी यहां पर मिलेगा, फिर आगे भी 2 पाइप है। तो भाई जितना इधर से पानी गया है उतना ही तो दोनों पाइपों से निकलेंगी, या किसी पाइप से कम होगा या किसी पाइप से ज्यादा होगा। कंडीशन यही हो सकता है, पर दोनों क्या होंगे? बराबर होंगे। तो भाई यही तो मैं भी कह रहा हूं, यही किरचॉफ जी बता के गए कि संधि पर जो धाराएं मिलेंगी, संधि पर जितनी धाराएं प्रवेश करेंगी उतनी संधि से धाराएं बाहर की तरफ निकलेंगी। आइए 1-2 परिपथ और समझते हैं। जैसे हमने क्या कहा, वो अगला परिपथ आपका ये हो सकता है। जैसे ये, इससे ये एक धारा निकली, ये I1 हो गया। इससे ये एक धारा निकली, I2 हो गया। इससे एक धारा निकला I3, और इससे प्रवेश किया I4, इससे प्रवेश किया I5, और इससे प्रवेश किए I6। ये देखिए, अब किरचॉफ ने क्या बताया था कि जंक्शन पर प्रवेश करने वाली धाराओं का योग। तो भाई जंक्शन पर प्रवेश करने वाले कौन है? I4, I5 और I6। तो इसके लिए क्या हो जाएगा? I4 प्लस I5 प्लस I6 बराबर क्या हो जाएगा? जंक्शन से दूर जाने वाली। तो दूर कौन कौन जा रही हैं? I1 प्लस I2 प्लस I3। इनका योग आपस में क्या होता है? बराबर होता है। ये किरचॉफ ने बताया था। अब अगर हमने इनको इधर की तरफ ला दिया, इनको इधर की तरफ लाएं तो क्या हो जाएगा? I4 I5 प्लस I6। ये सब इधर आए तो प्लस वाले क्या हो जाएंगे? माइनस हो जाएंगे, और ये क्या हो गए? माइनस बराबर क्या हो गए? 0। तो आप ध्यान से समझिएगा, इस वाले लाइन को आप अच्छे से समझिएगा कि हमने इसको इधर की तरफ लाया तो इन दोनों का योग किसके बराबर हो गया? 0 हो गया। तो यहां से किरचॉफ के नियम को हम लोग दूसरे पदों में भी परिभाषित कर सकते हैं। वो दूसरा पद क्या होने वाला है? भैया ध्यान दीजिएगा, संधि पर मिलने वाली तथा संधि से दूर जाने वाली धाराओं का बीजगणितीय योग सदैव 0 होता है। भैया किरचॉफ का नियम, प्रथम नियम समझ में आया तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, क्योंकि हमने वीडियो स्टार्ट करने से पहले ही बोल के रखा है कि आज की लेक्चर जो है इतनी बेहतरीन रहने वाली है कि आप लोगों को आसान तरीकों में समझ में आ जाएगा किरचॉफ का प्रथम नियम क्या है या किरचॉफ का फर्स्ट लॉ क्या है। फिर से एक बार, किरचॉफ का प्रथम नियम किस नाम से जाना जाता है? संधि नियम से जाना जाता है, या तो इसे केसीएल भी कहते हैं। केसीएल का मतलब किरचॉफ करंट लॉ। तो क्या बताए कि संधि पर मिलने वाली धाराओं का योग बराबर संधि से दूर जाने वाली धाराओं का योग। फिर उन्होंने उसी को दूसरे पदों में हमने बताया कि संधि पर मिलने वाली धाराओं का योग और संधि से दूर जाने वाली धाराओं का योग क्या होता है? सदैव 0 होता है। बातें क्लियर हुई? अब बात आती है, कभी कभी प्रश्न पूछ लिया जाता है कि किरचॉफ का प्रथम नियम किस सिद्धांत पर काम करता है। तो 1 नंबर का कई बार कंपटीशन में भी पूछे जाते हैं कि किरचॉफ का प्रथम नियम किस सिद्धांत पर आधारित होता है। तो भाई किरचॉफ का जो प्रथम नियम होता है वो आवेश संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। किस सिद्धांत पे कार्य करता है? आवेश संरक्षण पर कार्य करता है, आवेश संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। बातें समझ में आ रही है? किरचॉफ का प्रथम नियम आवेश संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। इतनी बातें क्लियर? अब प्रश्न उठता है, सर आप बता दिए आवेश संरक्षण के सिद्धांत पे कार्य करता है, कैसे करता है बताइए। तो भाई बता रहे हैं, आ जाइए दिखाते हैं कैसे आवेश संरक्षण के सिद्धांत पे किरचॉफ का प्रथम नियम कार्य करता है। ध्यान से समझो, इस परिपथ को उठाओ चाहे इस परिपथ को उठाओ, किसी भी एक परिपथ को लेकर आप समझ लो कि किरचॉफ का जो प्रथम नियम हो आवेश संरक्षण सिद्धांत पे कैसे काम करता है। आपने क्या पढ़ा था आवेश संरक्षण सिद्धांत की? आवेश, अब ध्यान दीजिए यहां से,
मैंने क्या बोला भाई, प्रवेश करने वाले 7 एम्पियर और 8 एम्पियर का करंट जो है प्रवेश कर रहा था जंक्शन के अंदर। अब बताओ यहाँ पर जो है, यहाँ मान लेते हैं ये आवेश के चलने से उत्पन्न हुआ होगा, तो ये दो, जितना आवेश यहाँ प्रवेश कर रहे हैं, जितने आवेश की प्रवाह दर इस जंक्शन पे प्रवेश कर रहा, उतना ही आवेश की प्रवाह दर बाहर की तरफ निकल रहा है। तो आपने पढ़ा था ये आवेश संचरण का सिद्धांत होता है। तो भैया किरचॉफ का प्रथम नियम आवेश संचरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। आइए हम लोग जो समझे हैं उनको किरचॉफ के नियम के रूप में लिख लेते हैं। तो गाइस, जो आप लोगों ने इधर समझा था उसी हर एक तथ्य को, हर एक बात को हम लोगों ने किरचॉफ के प्रथम लॉ में लिख लिए। हर एक बातें आपको जानने योग्य, अच्छी बातें लिखी गई। ध्यान दीजिएगा, सबसे पहला आपने इससे लिखा, यहाँ पर क्या पढ़े थे कि संधि पर जितनी धारा मिल रही हैं सभी धाराओं का बीजगणितीय योग, चाहे वो संधि पर मिल रही हो चाहे संधि से दूर जा रही हो, सभी धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। तो इससे आपने ये वाली लाइन लिखा है, क्या आपने लिखा कि किसी संधि पर मिलने वाली धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है, अर्थात वहां लिख सकते हैं वो चीज I4 I5, या तो लिख सकते हैं समेशन I इक्वल टू 0, अर्थात सभी धाराओं का जो योग होगा वो शून्य के बराबर होगा। ये आपका किरचॉफ का पहला नियम है। इसी को हम लोगों ने दूसरी भाषा में लिखा है या करके, या क्या लिखा गया है इस वाले चीज से कि भाई संधि पे जितनी धारा प्रवेश कर रही है उतनी धारा संधि से बाहर निकलती है। तो यहां ये कह रहा, देखिए संधि बिंदु पर, इस बिंदु पर, इस वाले बिंदु पर, संधि बिंदु पर प्रवेश करने वाली विद्युत धाराओं का योग, इन धाराओं का योग संधि से दूर जाने पर, देखिए संधि से निकलने वाली धाराओं के योग के बराबर होता है। ये आपका किरचॉफ का प्रथम ही नियम है। इसको आप इस शब्द में भी लिख सकते हैं। अब कुछ बातें हैं, यह नियम किस संचरण सिद्धांत पर आधारित है? आवेश के संचरण पर आधारित है। किस नियम पर आधारित है? आवेश संचरण सिद्धांत पर आधारित है। फिर कैसे दिखेगा? करा है किसी संधि पर आवेश संग्रहित नहीं होगा, अर्थात जो जंक्शन बनता है उस जंक्शन पे आवेश एकत्रित नहीं होगा, अर्थात जितने आवेश की प्रवाह दर यहाँ रहेगा, जितना आवेश की प्रवाह दर यहाँ पर रहेगा उतना ही आवेश की प्रवाह दर आपको संधि से बाहर निकलने पर भी मिल जाता है। अर्थात संधि में ऐसा कभी नहीं होता कि यहाँ से जितने आवेश गए हैं यहाँ से कुछ आवेश इस संधि पे जाके एकत्रित हो जाए या संधि पे रुक जाए, ऐसा कभी नहीं होता। तो यही लिखा है किसी संधि पर आवेश संग्रहित नहीं होता, अतः संधि पर प्रवेश करने वाली आवेश की प्रवाह दर, प्रवेश करने वाले आवेश प्रवाह की दर तथा संधि से बाहर निकलने वाले आवेश की प्रवाह दर के बराबर होता है। आवेश की प्रवाह दर क्या होता है भैया? विद्युत धारा होता है ना। तो संधि पर प्रवेश करने वाली विद्युत धारा बराबर संधि से निकलने वाली विद्युत धारा। तो आप इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिएगा और उम्मीद है कि आपको किरचॉफ का प्रथम नियम जरूर समझ में आया होगा। और गाइस समझ में आया होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और दोस्तों के साथ ज़बरदस्त शेयर कीजिएगा। तो चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा, फिर हम लोग दूसरे टॉपिक की चर्चा करते हैं। भाई किरचॉफ का सेकंड लॉ, किरचॉफ का द्वितीय नियम। तो चलिए इसको मूव कर लेते हैं हम लोग। हे गाइस, तो आइए हम लोग चर्चा करते हैं किरचॉफ के द्वितीय नियम का। तो ये एकदम आसान भाषा में सीखेंगे। तो किरचॉफ का द्वितीय नियम क्या है? इसे हम लोग एक नाम और जानते हैं, किरचॉफ का द्वितीय नियम या बंद पास का नियम भी कहा जाता है। बंद पास या बंद परिपथ, बंद लूप, कुछ भी कह लो यार, बंद पास, बंद लूप, बंद परिपथ, हर एक का यही है, ये नियम है। तो किरचॉफ का द्वितीय नियम एकदम बढ़िया और सरल भाषाओं में, जैसे कहा जाता है कि एकदम मक्खन कर दिया जाए पढ़ा के। तो आइए समझते हैं किरचॉफ का द्वितीय नियम क्या होता है। तो किरचॉफ का द्वितीय नियम क्या होता है? ध्यान से एक परिपथ की चर्चा करते हैं। एक परिपथ की चर्चा क्या करते हैं कि एक जो है सेल ले लेते हैं ऐसे, इस सेल के बाहर यहाँ एक बाह्य प्रतिरोध जोड़ देते हैं कैपिटल R, और इस सेल को ये कर दिए। ये है सेल का विद्युत वाहक बल E, और इस सेल में एक कुंजी लगा देते हैं। अब ये भी कुंजी को हम लोगों ने बंद चालू मतलब कुंजी को ऑन नहीं किया है। अब जैसे ही हम लोग इस कुंजी से ऑन करेंगे तो इस सेल से एक करंट फ्लो होगा, और इस सेल से करंट फ्लो होने वाला जो करंट फ्लो हो रहा है
उसको हम लोग क्या मान लेते हैं, आई मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, आई मान लेते हैं। तो अब आप ध्यान दीजिएगा, अब जैसे ही ये करंट इस प्रतिरोध के पास पहुंचेगा तो यहाँ पर एक विभव स्थापित हो जाएगा। क्या स्थापित हो जाएगा, विभव स्थापित होगा। हमने क्या बताया, जो सेल से करंट निकलेगा, ये करंट जब इस प्रतिरोध के सिरे पे पहुंचेगा तो यहाँ पर एक विभव स्थापित हो जाएगा। वो विभव किसके बराबर होगा, ओम के नियम से हम जानते हैं V बराबर I इंटू आर होता है। तो यहाँ पर जो V है, जो वहाँ V होता था वहाँ पर E क्या है, E है। तो ये जो E है, ये E जो है I इंटू आर के बराबर हो जाएगा। E बराबर क्या हो जाएगा, E इंटू आई आर हो जाएगा। इतनी बातें समझ में आ रही हैं, कोई दिक्कत हो तो बताइएगा जरा सा। हमने क्या कहा कि जब किसी सेल से बाह्य प्रतिरोध को जोड़ दिया जाता है तो वहां बाह्य प्रतिरोध पे एक विभव स्थापित हो जाता है। वो विभव सेल में प्रवाहित धारा और संगत प्रतिरोध के गुणनफल के क्या होता है, बराबर होता है। तो बहने वाली धारा आई और संगत प्रतिरोध के गुणनफल के बराबर होता है। यदि मैंने कहा, यदि इनको हम इधर ला दें तो E माइनस आई आर बराबर क्या हो जाएगा, 0। E माइनस आई बराबर 0। और इससे पिछले वाले लेक्चर में हम लोगों ने चर्चा किया था सेल का विद्युत वाहक बल और टर्मिनल वोल्टता में संबंध, जहां हमने पढ़ा था V बराबर E माइनस आई आर, E माइनस आई आर, ये आपने पढ़ा था। तो भाई देखिए E माइनस आई आर किसके बराबर है, V के। तो यहाँ मान लेते हैं ये डेल्टा V बराबर क्या हो जाएगा, 0। इस बात को आप यहाँ समझिएगा, अर्थात यहाँ डेल्टा V बराबर क्या हो गए, 0 हो गया। इतनी बातें समझ में आई। अब एक बात और करते हैं भाई, इस सेल का जो आंतरिक प्रतिरोध है, इस सेल का जो आंतरिक प्रतिरोध है यानी स्मॉल r, वो क्या होने वाला है, 0 होने वाला है। ये आप ध्यान दीजिएगा, इस परिपथ में जो आपने सेल लगाया है उस सेल का आंतरिक प्रतिरोध 0 है। अब इसी परिपथ को हम लोग इस प्रकार करते हैं, इस बार बाह्य प्रतिरोध कैपिटल ये कर दिए, ध्यान से समझिएगा। यहाँ पर 2 प्रतिरोध लगा दिए, ये हो गए, और यहाँ पर ले आए, यहाँ 2 सेल लगा दिए। एक सेल का विद्युत वाहक बल क्या कर दिए, E1 कर दिए, और दूसरे सेल का जो विद्युत वाहक बल था उसे हम लोगों ने क्या कर दिया, E2 कर दिए। एक कुंजी लगा दिए और इस परिपथ को क्या कर दिए, पूर्ण कुंजी को ऑन किया तो इन दोनों सेलों से धारा फ्लो होगी। इन दोनों सेलों से मिलकर जो धारा फ्लो होगी उस धारा का नाम क्या हो जाएगा, I हो जाएगा। ये बाह्य प्रतिरोध R1 हो गए, ये बाह्य प्रतिरोध क्या हो गए, R2 हो गए। ये बाह्य प्रतिरोध R1 और ये बाह्य प्रतिरोध क्या हो गए, R2 हो गए। अब ये जो करंट फ्लो होगा, तो ये करंट जब फ्लो होगा तो यहाँ पर जाएगा, तो इस प्रतिरोध के सिरे पर एक विभव स्थापित हो जाएगा और इस प्रतिरोध के सिरे पर भी विभव स्थापित हो जाएगा। तो दोनों प्रतिरोधों के सिरों पर जो विभव स्थापित हुआ वो किसके बराबर होगा भैया, प्रवाहित होने वाली धारा और संगत प्रतिरोधों के गुणनफल के क्या होगा, बराबर होगा। तो जिस प्रकार आपने यहाँ पर लिखा था E इक्वल टू आई आर, तो यहाँ इस बार क्या लिखेंगे, E के स्थान पे कौन है, E1 प्लस E2, E1 प्लस E2। क्यों E1 और प्लस E2 जोड़ दिए गए, क्योंकि ये दोनों श्रेणी क्रम में जुड़े हैं और श्रेणी क्रम में जितने सेल जुड़े होते हैं सभी सेलों का विद्युत वाहक बल जोड़ दिया जाता है। बराबर क्या हो जाएगा भैया, I इंटू आर था तो यहाँ I इंटू R1 हो जाएगा और यहाँ I इंटू कितना हो जाएगा, R2। यदि हम इन दोनों पक्षों को इधर ला दें तो क्या मिलेगा, E1 प्लस E2 माइनस IR1 माइनस IR2 बराबर क्या हो गए, 0। अब ये देखिए, ये E1 E2 भी विभव है और IR1 और IR2 भी विभव है। ये दो सब कुछ क्या है, विभवांतर है। तो विभवांतर डेल्टा V बराबर क्या हो गया, 0। यानी ये दोनों भी विभवांतर, ये दोनों भी विभवांतर, विभवांतर विभवांतर से माइनस हो गए, क्या आ गया, 0। अर्थात डेल्टा V की वैल्यू यहाँ पर भी 0 आई और यहाँ पर भी डेल्टा V की वैल्यू क्या आ गई, 0 आ गई। तो आप यहाँ से क्या समझ पा रहे हैं, इन दोनों से आप क्या समझ पा रहे हैं कि किरचॉफ का जो द्वितीय नियम है, वो किरचॉफ का द्वितीय नियम क्या है भैया, ध्यान से समझिएगा। आप यहाँ पर आप क्या समझ पा रहे हैं, देखिए तो गाइस ध्यान दीजिएगा। आइए हम लोग समझते हैं कि यहाँ से किरचॉफ के द्वितीय नियम को हम लोग कैसे परिभाषित करेंगे। डेल्टा V बराबर 0 आया, डेल्टा V बराबर क्या आया, 0 आया। तो भाई यहाँ से हम बता सकते हैं कि किरचॉफ का द्वितीय नियम क्या कहता है कि इस नियम के अनुसार, इस नियम के अनुसार किसी बंद परिपथ से, किसी बंद परिपथ
के अनुदिश जो विभवांतर होता है वो विभवांतर का योग क्या होता है, शून्य होता है। हमने क्या बताया, इस नियम के अनुसार किसी भी परिपथ में उत्पन्न जो विभव होगा वो कुल विभव जो होगा वो सदैव किसके बराबर होता है, शून्य के बराबर होता है। हम लोग इससे यहां पर बता सकते हैं, या तो हम दूसरी भाषा में क्या बता सकते हैं, इस वाले सूत्र पे ध्यान दो भाई, ध्यान दीजिएगा। किसी बंद परिपथ में आप ये जो द्वितीय नियम है वो आप बंद परिपथ पे ही लागू कर सकते हैं, खुले परिपथ पे किरचॉफ का द्वितीय नियम नहीं लागू होगा। चलो अच्छी बातें बता रहे हैं, ध्यान से समझिएगा किरचॉफ के द्वितीय नियम को। यहां पर देखिए ये क्या है, सेलो का कुल विद्युत वाहक बल, क्या है, सेलो का कुल विद्युत वाहक बल, और ये क्या है, सेलो पर जो है वोल्टताओं का योग यानी विभवों का योग। भाई यहाँ V1 हो जाएगा, यहाँ V2 हो जाएगा, क्योंकि V बराबर IR, यहाँ IR1 है तो V1, वहाँ V2 है, IR2 है तो V2 हो गए। तो ये विभवों का योग है, तो विभव को कहते हैं वोल्टता। ठीक, तो ध्यान से समझिए किरचॉफ का द्वितीय नियम क्या हुआ कि किसी बंद परिपथ में सेलो का कुल विद्युत वाहक बल, किसी बंद परिपथ में सेलो का कुल विद्युत वाहक बल, सेलो के कुल विद्युत वाहक बल परिपथ के कुल विभव के योग के बराबर होता है। फिर पुनः बोल रहे हैं, आप उसको कंप्लीट कीजिएगा। किसी बंद परिपथ में सेलो का कुल विद्युत वाहक बल परिपथ में उपस्थित कुल विभव के योग के क्या होता है, बराबर होता है। आइए गाइस, इन सब से किरचॉफ के द्वितीय नियम को हम लोग तीन तरीके से परिभाषित करेंगे, तीन डिफिनीशन आपको यहां दिया जाएगा किरचॉफ का द्वितीय नियम। तो चलिए गाइस हम लोग उसको देखते हैं। तो गाइस जो आप लोगों ने इधर समझा था उसको हम लोग आइए इधर की तरफ देखते हैं, हमने क्या क्या लिखा है। हर एक बात वहीं से लिखा गया है जो आपने वहां समझा। देखिए सबसे पहली बात, जो किरचॉफ का द्वितीय नियम है अर्थात जो बंद पास का नियम है वो किस परिपथ के लिए लागू होता है भाई, किस परिपथ के लिए लागू होता है, बंद परिपथ के लिए लागू होता है। अर्थात अगर बंद परिपथ रहेगा, क्लोज्ड जो है पाथ रहेगा, तब तो हम लोग किरचॉफ के द्वितीय नियम को लागू कर सकते हैं, लगा सकते हैं, नहीं तो नहीं लगा सकते। दूसरी बात क्या लिखी गई है, प्रतिरोधक तथा सेलो से युक्त। तो देखिए प्रतिरोधक तथा सेलो से युक्त बंद परिपथ में, प्रतिरोधक तथा सेलो से युक्त किसी बंद परिपथ या किसी लूप में वोल्टताओं का योग, वोल्टताओं का योग, देखिए वोल्टताओं का योग, देखिए ये इस पे देख सकते हैं, चाहे यहां पर आप देखिए, तो वोल्टताओं का योग क्या होता है भैया, शून्य होता है। अर्थात डेल्टा V बराबर क्या, 0। वोल्टताओं का योग। अब कहोगे सर कैसे, देखो भैया यहां जैसे ही धारा उत्पन्न करोगे, यानी जैसे ही धारा इस यहां प्रवेश करेगी तो यहां विभव उत्पन्न होगा, और ये जो विभव होगा वो किसके बराबर होता है, शून्य के बराबर होता है। ये दूसरा, ये किरचॉफ का दूसरा नियम भी है। अब इसी को हम लोगों ने दूसरे भाषा में लिखा है, किसी बंद लूप में प्रतिरोधक पर वोल्टताओं का योग, प्रतिरोधक पर वोल्टताओं का योग यानी V1 और V2, प्रतिरोधक पर वोल्टताओं का योग सेलो के कुल विद्युत वाहक बल के योग के बराबर होता है। तो सेलो का कुल विद्युत वाहक बल कौन है, E1 और E2 है, और प्रतिरोधक पर विभव कौन है, V1 और V2 है। तो भाई किसी बंद परिपथ में प्रतिरोधक पर वोल्टताओं का योग सेलो के कुल विद्युत वाहक बल के योग के बराबर होता है, यही ये कह रहा है। दूसरा नियम ये देखिए, ये योग जो है E1 प्लस E2 IR1 प्लस IR2 के बराबर होता है। फिर आगे क्या कर रहा है, तीसरा, इसी को हम लोगों ने दूसरे रूप में लिखा है। ये तो आप लोग जो है सब लोग बताते हैं भाई, किसी बंद परिपथ में कोई परिवर्तन न किया जाए, अर्थात जो बंद परिपथ आपने ले लिया है उसमें कोई परिवर्तन नहीं करना चाहिए, न होना चाहिए। तो क्या कर रहा है, तो सेलो का कुल विद्युत वाहक बल, तो सेलो का कुल विद्युत वाहक बल E1 E2 चाहे जो हो, तो सेलो का कुल विद्युत वाहक बल E, परिपथ में प्रवाहित होने वाली धारा I और संगत प्रतिरोधों का गुणनफल, संगत प्रतिरोधों का गुणनफल R
के योग के बराबर होता है। यही सब कुछ लिखा गया है भैया, बस केवल वर्ड बदले गए हैं। तो हमने क्या कहा, यदि हम लूप में कोई परिवर्तन नहीं करेंगे तो लूप के कुल विद्युतवाहक बल, लूप का कुल विद्युतवाहक बल परिपथ में बहने वाली धारा और संगत प्रतिरोधों के गुणनफल के योग के बराबर होता है। समेशन ई बराबर समेशन आई आर। समेशन का मतलब कुल योग की बात कही जा रही है। तो गाइज, जैसा कि हमने बताया था कि आपको आसान और सरल भाषाओं में किरचॉफ के प्रथम और द्वितीय नियम दोनों को क्लियर कर देंगे। तो उस प्रकार हमने आज के लेक्चर समाप्त कर दिया है। अगर आज के पढ़ाए गए लेक्चर के दौरान किसी भी टॉपिक में आपका कोई डाउट रह गया होगा तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा। वरना वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपना प्यार दिखाइएगा। दोस्तों, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आप वीडियो देखिए और एंजॉय कीजिए और दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए, जिससे कि दोस्त लोग भी आपके साथ एंजॉय कर सके। थैंक यू।